हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? हाँ जी, अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज दो काम हुए हैं। 3 अड्डा की टी शर्ट है, तीनों धुलने को है, तो हंटर एक्स हंटर क्लास लेने आई है। दूसरी ये चीज कि ये जो पेंसिल है, इसकी जो निब है ना, वो टूट गई है। मतलब तुम समझ रहे हो, तो आईपैड के ऊपर बच्चों में लिख नहीं पाऊंगे। तो जो हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे कि एक ओरिएंटेशन सेशन लगा देते हैं, तो मैंने सोचा कि क्लास को है ना, कल शिफ्ट करवाने की जगह या फिर ना आने की जगह वो ओरिएंटेशन सेशन में आज लगा लेती हूँ। ठीक है, फिर कल एक बार ना मुझे निब खरीद के आनी पड़ेगी। वैसे मेरे पास निब्स रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ पर है, वो कहाँ पर रखी हुई है, मम्मी को भी नहीं मिली। तो कल मैं वो एक नई निब लेके आऊंगी और उसके बाद फिर बाद में मैं तुम्हारा कल एडवांस सेशन के ऊपर क्लास ले लेती हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के ऊपर। अभी के लिए एक बढ़िया ओरिएंटेशन सेशन रखते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, है ना। थोड़ा सा तुम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करो, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये भी एकेडमिक से ही रिलेटेड है और जितनी क्वेरी तुम्हारी रिजॉल्व होगी उतना ही ज्यादा बेटर है। हाँ जी, बताओ क्या दिक्कतें आ रही हैं। है ना, वही तो मुझे भी अच्छा लगता है ना क्लास लेके, तभी तो आगे देखो। बिना टी शर्ट के देख लो। 1 मिनट, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या दिक्कत है, पूरा ना एक्सप्लेन करके लिखो। एक्सप्लेन करके लिखो। सारे के सारे बच्चे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो एक को प्रॉब्लम आ रही है ना, क्या पता जितने 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको भी आ रही हो, है ना। लेट्स सी। सबसे पहले महक और अजय ने बिल्कुल सेम चीज बोली है कि मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ठीक से। तो देखो यार, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा होता है, और जब भी हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर तो वैसे भी कैलकुलेशंस है, दिमाग वाला सब्जेक्ट है ना, तो इसमें दिक्कतें आती हैं। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब मैं क्लास 11th में थी, मैं क्लास 12th में थी, मेरा भी वीकेस्ट सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फिजिक्स ही होता था। तो ये एक प्रोसेस है, ये थोड़ी सी धीरे धीरे वाली प्रोसेस है। मैं मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस का भी गेम है। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट भी याद होना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सो इट इज अ लिटिल टफ। तो तुम ना बस ऐसे टारगेट बनाया करो कि हम दिन के ना 15-15 क्वेश्चन, डेली बेसिस पे 15-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर संडे को बैठेंगे और जितने भी 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए उनको रिवाइज करेंगे। अब अगर तुम लोग डीपीपी को टेस्ट की तरह देखोगे, तो फिर बाद में ये तो तुम्हारा फिर ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल इशू हो गया, ये तो बिल्कुल तुम्हारी सोच ही खराब है। क्योंकि तुम्हारा टेस्ट सिर्फ एक है, वो है नीट का एग्जाम। उससे पहले जो तुम्हें डीपीपी दी जाती है, अगर तुम बोलोगे कि दी हमें ऐसे क्वेश्चन दे दो जो हमसे सॉल्व हो जाए, तो मैं क्लास के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे दूंगी। आप भी संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उससे फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो तुम लोगों को क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि मैंने क्लास में क्वेश्चन करवा दी, वो तुमसे बन जाने हैं। वो तुम लोगों को मे बी एक बार ना बने तो रिवीजन करके दूसरी बार बन जाएंगे। लेकिन डीपीपी में मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी देख लो। तो मैं बेसिकली वो सर्कल बड़ा कर रही हूँ, जिस सर्कल के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस आती है। तो इसलिए डीपीपी को ऐसे मत देखो कि हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तभी तो दिए हैं, तभी इसीलिए तो आपको मैं साथ में सोल्यूशंस भी देती हूँ। बिकॉज माय पॉइंट इज नॉट कि डीपीपी के क्वेश्चंस देखो तुमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। माय पॉइंट इज ये डीपीपी है, ऐसे क्वेश्चंस बनाना सीखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनाना सीखो। क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करो। कभी भी अगर तुम्हें लगे कि यार मतलब हमारे हमसे तो फिजिक्स हो ही नहीं रही, ये वाला चैप्टर हो ही नहीं रहा, उसके पीवाईक्यूज लगाओ। तुम्हें बिल्कुल असली लेवल पता लग जाएगा कि नीट के एग्जाम का क्या लेवल है ना। बट डीपीपी के क्वेश्चन तो देखो यार, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है। इसी स्ट्रैटेजी से आज बच्चे एम्स में बैठे हैं, मौलाना आजादा मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी है। तो ये तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, कभी भी हो कि ऐसा लगे कि यार हमसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, पीवाईक्यूज देख लो, है ना। तो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि हमसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आपसे आपको वही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनमें आपको दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें अभी आएंगी तो बढ़िया बात है, रिवीजन से याद हो जाएगा और फिर नीट के एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।
चंचल बोल रही है कि दी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो यार दिक्कत आ रही होगी तुम्हारे पास, 3 सब्जेक्ट्स हैं, है ना? उनकी क्लासेस भी लेनी है, तुम्हें उनके नोट्स वगैरह भी बनाने हैं, तुम लोगों को उनकी डीपीपी वगैरह भी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं एक बार ये तुम लोगों से पूछना चाहूँगी, 3 से ज़्यादा टीचर को फॉलो तो नहीं कर रहे? जिनके पास जिन भी बच्चों को सेल्फ स्टडी में दिक्कत आ रही है, मुझे ये बताओ। नहीं कर रहे ना 3 से ज़्यादा टीचर को फॉलो, ठीक है। तो तुम लोग इतना कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारा एवरेज कितना टाइम जाता है अगर तुम तीनों क्लासेस के टाइमिंग्स को अगर तुम ऐड कर दो तो? 6 घंटे जाते हैं? 6 से 7 घंटे, चलो मैं 7 घंटे ले लेती हूँ कि भैया 7 घंटे जाते हैं। दिन में कितना टाइम है? 24 घंटे। आपके पास कितने घंटे? 18 घंटे बच गए, ठीक है? अगर मैं यहाँ से 12 घंटे भी अगर मैं निकाल देती हूँ कि भैया 12 घंटे में बच्चे थोड़ा-सा चिल करेंगे, फन करेंगे, सोएँगे, टीवी देखेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, फिर भी 6 घंटे बच गए। कैसे नहीं मिल रहा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम? जो तुम डीपीपी सॉल्व करते हो वो सेल्फ स्टडी नहीं है? तो मतलब तुम समझ रहे हो कि एक बात तो तुम, हाँ, 6 घंटे काफ़ी हैं, बहुत। अगर मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, 1 मिनट मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी हफ्ते में 5 से 5 बार भी कर रहे हो ना, तुम ऑलरेडी 90% बच्चों से आगे हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, देखो मेरा तो एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम लोगों को बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने तो अब वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स देख लिए, उनसे बात कर ली है, ऐसे बहुत सारे सेशंस ले लिए हैं, ठीक है? पर्सनल मेंटरशिप सेशंस भी ले लिए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 5 बार, अगर 6 बार कर रहे हो, तो तुम अपने मतलब अपने आप को शोल्डर पे पैट करो कि तुम इस हिसाब से चल रहे हो कि हमें तो कॉम्पिटिशन को बीट करना है। और जो 7 के 7 दिन कर रहा है, फिर उसके तो मैं ही पैर छू लूँगी। लेकिन 7 के 7 दिन मत करना, बीच में रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मिनिमम 5 रखो, मैक्सिमम 6 रखो। अगर तुम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो, ये बीच में कोई ऐसा 1 हफ्ता नहीं आना चाहिए, बीच में ऐसा कोई महीना नहीं आना चाहिए, जहाँ पर तुम लोग थोड़े से ढीले पड़ गए थे या फिर वो कर गए थे। तो तुम देखो ना, तुम 6 घंटे को 100 दिनों से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब तुम 4 महीने या 3-4 महीनों की अगर मैं बात करूँ, तो 600 घंटे की सेल्फ स्टडी है तुम्हारी। तुम मज़ाक कर रहे हो क्या? छोटी जब हम 1 दिन की बात करते हैं ना, तो कुछ बड़ा नहीं लगता। जैसे आज तुम एक डाइट कोक पी लो, ठीक है? शुगर वाली डाइट कोक पी लो, आज तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम लगातार जब तुम उसको 100 दिनों तक पियोगे, खराब हो जाओगे, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है, 1 दिन की तो पता नहीं लगती है, लेकिन ये 100 दिनों तक जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे ना, 600 घंटे की सेल्फ स्टडी है, मज़ाक की बात नहीं है, ना हर किसी के बस की बात है। तो अगर 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तुम लोग हफ्ते में 5 बार, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, इसी के साथ कंटिन्यू करो। तुम्हारे जो कुछ भी तुम सोच रहे हो कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, सब हो जाना है। क्योंकि जब तुम 6 घंटे कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, तुम्हारा एंड्योरेंस भी तो बढ़ेगा। फिर तुम्हें पता नहीं लगेगा वो 6 के 7 घंटे कब हो गए। है ना? और फिर बाद में जब तुम उस ज़ोन में चले जाओगे ना, अगर तुम लोग एक्चुअली में 6 घंटे पढ़ रहे हो और उस ज़ोन में चले जाओगे, तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है, खुशी बोल रही है कि दी सैचुरेशन आ जाती है। इसके बारे में मैं मेजरली यही वो टॉपिक था, जिसको मतलब यही वो कमेंट था, कुछ ऐसा ही, जिसकी वज़ह से मैंने सोचा यार एक बार तो बच्चों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्लास लगानी है। ठीक है? तुम हो बच्चे, ठीक है? बट तुम लोगों ने इतना पहाड़ तुम लोगों ने जिस हिसाब से अपने शोल्डर्स के ऊपर लिया हुआ है ना, तो तुम दबोगे ही दबोगे। बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से मेहनत करा करो। अगर तुम भी मुझे बोल दो ना कि दी आप 6 घंटे क्लास ले लो, ठीक है? मैं नहीं ले पाऊँगी, और मैं तो फिर भी तुमसे 7-8 साल बड़ी हूँ। 7-8 साल, 9-10 साल, अब तो मैं मतलब 27 साल की हो चुकी हूँ। बट मतलब तुम समझ रहे हो, रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ किस तरीके से किया करो। मल्टीपल टेक्निक्स बता देती हूँ। तुम मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से चलो। देखो तुम्हारे लिए कौन-सी टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और फिर उसी हिसाब से प्रोसीड करो। एक तो मुझे ये चीज़ प्रॉमिस चाहिए तुम लोगों से कि कभी भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, 1 घंटे से ऊपर लगातार नहीं पढ़ोगे।
ये जो तुम्हारी सैचुरेशन आती है इस पागलपन की वजह से आती है कि अब हम 3 घंटे बैठे हैं, मम्मी मुझे 3 घंटे अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं पढ़ रही हूँ, और बिल्कुल वहीं पर उसी टेबल पे 3 घंटे पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल मत करना बच्चों। ये मैंने भी करा हुआ है, अपने काम में भी करा हुआ है, अपने पढ़ाई के टाइम भी किया हुआ है, मैंने बुक्स भी पढ़ी है किस तरीके से क्या टाइम मैनेज करना चाहिए। मैं तुम्हें सारे अपने एक्सपीरियंस और उन बुक से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। 1 घंटा मैक्सिमम टाइम है जब आप कुछ करो कोई भी चीज लगातार। ठीक है, फिर उस 1 घंटे के बाद ना चाहे तुम 10 मिनट उठ जाओ, लेकिन उन 10 मिनट में ना बैठो मत। 1 घंटे का फ्लो बहुत ज्यादा होता है दिव्यांशी। तुम ना, एक मैं बोल तो रही हूँ, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी, ट्राई करो, तुम खुद ही समझ जाओगे कि दी क्लास में क्या बोल रही थी। 1 घंटा पढ़ो, फिर ये जो बीच में जो 10 मिनट का गैप आता है ना, फिर मान लो 5 मिनट का गैप आता है, बैठे मत रहो इसमें। ठीक है, वॉक करो। ठीक है, इस तरीके जो अगर तुम्हें फोन भी चलाना है तो चलते चलते फोन चलाओ। ठीक है, या फिर इसी तरीके से टहलते जाओ, पानी वानी पी लो। ठीक है, ऐसे चलते चलते मम्मी पापा से बात कर लो, या फिर रील स्क्रॉल कर लो चलते चलते। ये काम किया करो उन 5 मिनट में। उन 5 मिनट में बिल्कुल नीट से एसोसिएटेड कोई थॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सही बताऊं मैं क्या करती थी। मैं इस तरीके से ऐसे गूगल के ऊपर जाती थी, गिव मी सम वेरी फनीएस्ट जोक्स, what are the funniest jokes that I will ever read। ठीक है समझ रहे हो। 1 घंटा पढ़ाई कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं ये कर रही हूँ। इतने घटिया जोक्स होते थे, लेकिन फिर भी उससे ना मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता था। ठीक है, जिस जोन में मैं दोबारा से मुझे जाना है 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, ठीक है, उस जोन के अंदर मैं बहुत अच्छे से जा पाती थी, क्योंकि मैंने वो 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लिया था जब मेरा दिमाग चल नहीं रहा है। तुम देखो मेरे पापा की जो धन्नो है ना, मतलब मेरे पापा की एक गाड़ी है, वो पापा ने 2014 में ली थी। ठीक है, तो अब वो 11 साल मतलब 11 साल पुरानी हो गई। तो मेरे पापा अगर उस गाड़ी को अगर 3 घंटे भी लगातार चलाए ना, गर्म हो जाती है वो। तुम देखो तुम कितनी सालों से पढ़ रहे हो, कब से स्कूल जा रहे हो, है ना। किंडर गार्डन के बाद से तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, है ना। तो ये जो लगातार इस तरीके से काम मत किया करो। दिस इज वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि 1 घंटा फिर 5 मिनट्स ब्रेक, फिर 1 घंटा फिर 10 मिनट्स ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटा फिर 15 मिनट ब्रेक ले लो। इस तरीके से अपने इंटरवल वगैरह बढ़ाते जाओ, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, प्लीज संडे को अपने आप को ऑफ दो। संडे को आपका कोई क्लासेस नहीं होती है। ठीक है, संडे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया, टेस्ट दे दिया, थोड़ा सा एनालाइज कर लिया। संडे को मान लो कि 6 घंटे से ऊपर तुम्हें नीट से एसोसिएटेड कुछ नहीं करना है। और ये लग्जरी भी तुम्हारे पास तभी आएगी जब तुम लोग बैकलॉग नहीं क्रिएट होने दोगे। तो बैकलॉग इतना नेगेटिव साइकिल है। तुम अगर मुझसे पूछो ना कि दी वो एक चीज कौन सी है जो एक नीट नीट एस्पिरेंट्स को बिल्कुल उसके प्रिपरेशन को खा जाती है, वो है बैकलॉग। मत बनाओ। और ये लिटरली मतलब ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में 1-2 दिन का बैकलॉग चलता है, लेकिन जिन बच्चों का 1-1 महीना पुराना बैकलॉग है ना, तो आपको लिटरली बैठ के ये चीज सोचनी पड़ेगी कि 1-1 महीने का बैकलॉग बन कैसे रहा है, 15-15 दिन का बैकलॉग बन कैसे रहा है, क्योंकि लाइफ तो स्मूथ ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स की नहीं होगी। ठीक है, जिनके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, जो एसी के कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, जिनके घर पे बिल्कुल सही माहौल रहता है, कोई लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं होती, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, वो अलग बात है। बट वो बहुत कम बच्चे हैं अगर हम लोग रियलिस्टिकली देखें। ठीक है, तो आती है, तो हर बच्चे के उसमें दिक्कतें आ रही है। ठीक है, कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो फैन के नीचे बैठ के पढ़ता है जब बाहर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो गर्मी में बैठ के पढ़ रहा है क्योंकि लाइट चली गई है। तो दिक्कतें हर प्रकार की है। तुम्हें ये चीज जितनी जल्दी सीख जाओगे ना, उतनी जल्दी जीवन में तुम लोग एक्चुअली में अचीव करने लग जाओगे, क्योंकि नीट का एग्जाम तुम्हारी लाइफ का पहली कोई कॉम्पिटेटिव चीज है। इसके बाद सब कॉम्पिटेटिव है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आफ्टर आफ्टर यू क्रैक नीट एवरीथिंग इज कॉम्पिटेटिव, दिस इज योर फर्स्ट कॉम्पिटेटिव थिंग। इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस कॉम्पिटेटिव चीज चीज से किस तरीके से डील करना है। समझ रहे हो। और तीसरी चीज तुम लोग ये भी कर सकते हो ना, सब्जेक्ट में स्विच मारा करो। सब्जेक्ट में स्विच मारा करो। अब देखो मैं इकिगाई पढ़ चुकी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके लिए काम ना करे। मेरे लिए जो काम किया है, मैंने जिन बच्चों को सजेस्ट किया है, उनके लिए जो काम किया है, मैं तुम्हें वो चीज बता रही हूँ। सब्जेक्ट में स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 घंटे पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब 1 घंटे मैंने बायो पढ़ ली, अब मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया है।
अब मैं बायो नहीं पढ़ रही, अब मैं केमिस्ट्री पे गई हूँ। ठीक है, फिर मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर मैं फिजिक्स के ऊपर गई हूँ, फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं बायो के ऊपर गई हूँ। ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए पढ़ा करो। तुम ये ना सिर्फ 3 दिन तक करके देख लो। जब तक ऐसे होता है ना कि कभी कभी कोई चीज जब तक हम खुद से ना करें ना, तब तक हमें लगता है कि नहीं ये थोड़ी काम करेगी, लेकिन ऐसे जादू से ये चीज काम करती है ना, तो ना तो तुम्हें बर्नआउट होगा और एक्चुअली तुम्हें पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि तुम्हें समझ जल्दी आएगा। ठीक है, वो एक जो मोनोटोनस नेचर होता है ना प्रिपरेशन का, वो बहुत ही ज्यादा बोर कर देता है। और फिर जब बोर कर देता है ना, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी या तो दिमाग सुन होता है, या इधर जा रहा होता है, या उधर जा रहा होता है। ये चीज कम हो जाएगी, और जितना डिसिप्लिन बिल्ड करोगे, जिस तरीके से अपने गुड हैबिट्स लेके आओगे अपने प्रिपरेशन में, उतना ही ज्यादा तुम्हारे मतलब तुम्हें कम टाइम भी लगेगा चीजों को ग्रास्प करने में। एक बार ये करके देखना, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। अरीशा बोल रही है दी डीपीपी वगैरह कर लेने के बाद उसी चैप्टर को फिर कैसे रिवाइज करें, क्योंकि सिर्फ नोट पढ़ने से लगता है कि कम है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी। अगर आप बोल रहे हैं रिवीजन कैसे करना है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो आप नोट्स लो। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी वेरी करता है, जैसे कि अगर तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन को नोट से रिवाइज कर रहे हो, आधा घंटा काफी है। रोटेशनल मैकेनिक्स को करोगे बिल्कुल हर एक पॉइंट को, जैसे कि मान लो तुम्हारे नोट्स में कोई डेरिवेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचो। ठीक है, ऐसे सोचो कि किस तरीके से डिराइव हुआ है उसको बिना देखे, है ना। फिर बाद में देखो जहां पर अटक रहे हो। ऐसे 1 घंटे में तुमने नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दिस इज हाउ यू अप्रोच द टेस्ट। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिवाइज करें, तो ये बोझ आपको अपने शोल्डर्स पे बिल्कुल नहीं लेना है, मेरी जिम्मेदारी है। सिलेबस कवर करने के बाद मैं तुम्हें एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करवाऊंगी। मैं एटलीस्ट की बात कर रही हूँ। डिटेल रिवीजन भी करेंगे, क्विक रिवीजन भी करेंगे, क्रैश कोर्स भी आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, दैट इज ऑन मी। आप बस ये देखिए कि आपको टेस्ट के लिए किस तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि पेशेंस की भी बात है। अभी एक बच्चे का कमेंट भी था कि दी पेशेंस लूज हो जाता है, जैसे कि अभी मैं सेशन ले लूंगी, तुम लोग 10 दिन तक बढ़िया चलोगे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में एक पॉइंट आता है जहां पर ये लगता है कि यार मैंने कर तो लिया, मतलब ऐसे बच्चे यूनिटरी मेथड लगाने लग जाते हैं, है ना, कि यार मैंने 10 दिन दे दिए, 10 दिन में इतना तो होना था, इतना तो लेकिन हुआ नहीं है। तो तुम ना इसको ऐसे सोचा करो, जैसे जब आप मैगी को गर्म करते हो ना, तो वो बिल्कुल जब वो प्रॉपरली सॉगी हो जाती है, जिस तरीके से हमें अच्छी लगती है, अगर मान लो 5 मिनट का टाइम है, पहले के 1 मिनट में सबसे कम प्रोग्रेस दिखेगी, लास्ट के 1 मिनट में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस दिखेगी। ये चीज तुम किसी भी चीज में ले लो। तुमने पानी मान लो फ्रीजर में रख दिया ताकि उसकी बर्फ बन जाए, लेट अस अज्यूम कि वो 10 मिनट में बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। पहले के 2 मिनट में सबसे कम तेजी से टेम्परेचर चेंज आएगा, और लास्ट के 2 मिनट में सबसे ज्यादा तेजी से टेम्परेचर चेंज आएगा। तो आप यूनिवर्स के लॉज के अगेंस्ट तो चल ही नहीं सकते हो। दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज द रियलिटी। तो जो रियलिटी है, जो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसके रिगार्डिंग तुम लोगों को क्या फिक्र करने की जरूरत है? तुम्हारे पास ऑलरेडी ज्यादा फिक्र करने को नहीं है क्या? बहुत चीजें हैं जिसकी तुम लोग टेंशन ले सकते हो, इन सब चीजों की टेंशन मत लो, है ना। लंबा सफर है, मैं तुम लोगों को बार बार बोलती हूँ बच्चों, इसीलिए ओरिएंटेशन सेशन भी ले रही हूँ। लंबा सफर है। पहले वाला फेज जो हमारा डिटेल कवरेज वाला फेज है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है और सबसे कम मार्क्स में इंक्रीज आता है। और जो लास्ट फेज होगा हमारा, जहां पर हम लोग क्विक रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सबसे कम टाइम लेंगे, और तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जो मार्क्स में इंक्रीज आएगा ना, वो उस फेज में आएगा, है ना। ये जो मार्क्स तक हो गए हैं, ठीक है, मार्क्स तक, अब देखो तुम कैसे बोल सकते हो मार्क्स तक हो गए हैं? तुम्हारे हर टेस्ट का सिलेबस तो डिफरेंट है। क्या मार्क्स इंप्रूवमेंट? कौन सी मार्क्स इंप्रूवमेंट? तुम्हारा सिलेबस कवर हो गया, केडी मार्क्स इंप्रूवमेंट? एक टेस्ट में तुम्हारा ग्रेविटेशन आ रहा है, दूसरे टेस्ट में तुम्हारा रोटेशनल मैकेनिक्स आ रहा है, उन दोनों के मार्क्स को कैसे कंपेयर करोगे तुम लोग? हैं, हाउ विल यू कंपेयर ऑरेंजेस एंड टमाटोज? तुम मार्क्स के इंप्रूवमेंट में तब बात कर सकते हो कि हमने रोटेशनल मैकेनिक्स पे 3 टेस्ट दे दिए, और उन तीनों टेस्ट में एक ही जितने मार्क्स आए हैं। हाँ, तो ऐसा सोचो ना, इसलिए तो ये सेशन ले रही हूँ। यही चीज तो है जो उम्र सिखाती है ना। बता रही हूँ बच्चों, तुम लोग तो बहुत समझदार हो, फिर भी मैं तो बिल्कुल ही पागल होती थी। बस ये चीज मेरे मम्मी पापा सिखाते थे या फिर बुक सिखाती थी।
जो मैं अब तुम्हें सिखा रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा चिल रहो। मार्क्स में इंक्रीज के बारे में तब बात करेंगे जब एक चीज रिपीट हो जाए। अभी सारे टेस्ट अलग हैं तुम्हारे, सो यू कैन नॉट टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट while you are completing the syllabus in the first phase of your preparation. पिछले वाले को प्रेजेंट वाले के साथ रिवाइज कैसे करें? पिछले वाले को बता दिया यार, टेस्ट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया। उससे ज्यादा रिवीजन तुम्हें करना ही नहीं है, उससे ज्यादा तुम्हें करना ही नहीं है। सिर्फ टेस्ट के लिए रिवाइज करो, टेस्ट को अपना एम बनाओ। देखो बहुत ही छोटी सी प्रिपरेशन है ये, जो डिटेल सिलेबस कवरेज वाली प्रिपरेशन बहुत छोटी सी है। क्लास लेनी है, डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है, टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ रिवाइज नहीं करना है। सब आगे करेंगे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार हम लोगों ने 3 महीने पहले एक चैप्टर किया था उसको रिवाइज करता हूँ, क्यों? तुम्हारे पास आज करने को कम काम है? मुझे बताओ, मैं ज्यादा डीपीपी देती हूँ, डीपीपी के क्वेश्चंस मैं बढ़ाती हूँ। अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम बच रहा है कि आज हम लोग रिवाइज करते हैं 3 महीने पहले जो किया था, ये वो फेज नहीं है, ठीक है। पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करें बता दो, तुम कर दोगे? हाँ, ऐसा लगता है दिव्यांशी, इस फेज में ऐसा लगता है कि सब भूल रहे हैं, भूलोगे ये कितनी ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा दिमाग इतना छोटा सा है ना। तो जो चीज 3 महीने पहले करी है वो भूलोगे। कौन जो जो 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 है, तुम्हें लग रहा है उसको याद है? वहम में मत रहना। जो नीट 2026 ऑल इंडिया रैंक 1 होने वाला है, अगर तुम्हें लग रहा है कि उसने 3 महीने पहले जो पढ़ा है अगर उसको याद है वो, अगर तुम्हें ये लग रहा है तो इस वहम में मत रहना, ऐसे नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, भूलोगे। नॉट द पॉइंट, not your concern, not something that you will act on today, not something that you will think about before you have completed your syllabus in detail। वो याद होने लग जाएगा थोड़ा सा जब डिटेल रिवीजन में जाएंगे, और याद होने लग जाएगा क्विक रिवीजन में जाएंगे, बिल्कुल ही याद हो जाएगा जब हम लोग लास्ट वाले फेज में पहुंचेंगे। यही तो इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया है कि डिटेल्ड सिलेबस कवरेज के दौरान सबसे कम मार्क्स में इंक्रीज आएगा और लास्ट वाले फेज में सबसे ज्यादा मार्क्स में इंक्रीज आएगा। विकास पूछ रहा है कि मैम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करनी चाहिए क्या? मैं करवा दूंगी, बिल्कुल। मैं तुम्हें कितनी बार बोल रहा हूं, देखो सुनना, ठीक है, आपकी बार कान खोल के सुनना, क्योंकि मैंने रिपीट कर दिया ये। क्लास, डीपीपी, टेस्ट, इस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं करवाऊंगी, मैंने पिछले साल भी करवाए थे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं सारे करेंगे, मैं करवाऊंगी, उन सब की टेंशन मत लो। मैंने तुम लोगों को एग्जैक्टली बता दिया तुम लोगों को क्या क्या करना है। मॉड्यूल्स भी तो करेंगे ना दी, बिल्कुल करो, लेकिन जरूरी नहीं है। तुम ना, मुझे तुम लोगों की इस आदत से भी थोड़ी सी दिक्कत है। रुक जाओ, थोड़ा सा गुस्सा आया मुझे। तुम लोग ना थोड़ा वजन ज्यादा ले लेते हो, थोड़े से अनरियलिस्टिक हो जाते हो कि हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लो, हमारे पास हफ्ते में इतना टाइम है। अब हम इसके अंदर डीपीपी भी करेंगे, हम इसके अंदर मॉड्यूल्स भी करेंगे, हम ये वाली बुक भी कर लेंगे, ये वो वाली बुक भी कर लेंगे। वेरी अनरियलिस्टिक, कभी भी नहीं होगा। आप ऐसे टारगेट्स अगर लेते चलोगे वो टारगेट कभी नहीं फिनिश होंगे, डिमोटिवेशन आएगा, खुद पे सेल्फ डाउट आएगा, और जिस जज्बे से तुमने वो टारगेट सेट किए थे वो जज्बा तुम ही खत्म कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, मैं बोल रही हूँ सिलेक्टिव हो जाओ और टाइम देखो, क्या तुम्हारे पास टाइम है? ये जो मैंने तुम्हें चीजें गिनवाई है, क्लास लेना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करना, ये सारी चीजों के बाद करने के बाद अगर आपके पास टाइम रह जाता है, फिर तुम लोग ये देखो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू उसको देख के पता लग जाएगा। मैंने तो तुम लोगों को पीवाईक्यू की टॉपिक वाइज चेकलिस्ट तक दे दी, जिसमें तुम लोग कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक के ऊपर पिछले 10 सालों में कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तुम्हें वो भी देख के पता लग जाए। तो ये मैं ऐसे नहीं दे रही हूँ, उसको देख के देखो कि भैया हाँ यार ये वाले चैप्टर का ना ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा हमें ना इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है,
तो उसके लिए मॉड्यूल्स के ऊपर जाओ। सारे टॉपिक्स के लिए मॉड्यूल्स के ऊपर क्या जाने की जरूरत है? अब सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चंस तुमने क्लास में कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, तुम डीपीपी कर लोगे, मॉड्यूल्स भी करोगे अब उस टॉपिक के लिए। दैट इज टाइम वेस्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज योर करेंसी। जितना आप इसको सहजता के साथ संभालेंगे उतना ही ज्यादा आप संभल जाएंगे। प्रशांति सिंह दी अपने दोस्तों को देखते हैं, सब कॉलेज जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं और हम एक कमरे में बैठ के वही कर रहे हैं, बहुत बुरा फील होता है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। समझ सकती हूँ बच्चों, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, पता नहीं कितने बच्चों को पता है। 2015 पास आउट हूँ मैं क्लास 12 से। मैंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया था, 1 साल के बाद छोड़ दिया था कि भैया ये मेरे लेवल का नहीं है। फिर बाद में मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की। और वो जो 1 साल था ना, हाँ जिन बच्चों को नहीं पता है, यस, वो जो 1 साल था ना, सारे के सारे मतलब तुम समझ रहे हो कि कॉलेज में कभी कोई फेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी फोटोज डाल रहे हैं, किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है उसकी फोटो डाल रहे हैं। कभी मतलब इतना लेफ्ट आउट फील होता था, बिल्कुल ऐसे फील होता था कि यार ये कहाँ फंस गए यार, ये तो हमसे होगा ही नहीं। फिर बाद में जब नीट नहीं क्रैक हुआ, फिर जब दोबारा से प्रिपरेशन अगला साल, वो और ही ज्यादा कि यार अब तो मैं इनसे 2 साल पीछे हो गई। मैं खुद ही सोच रही हूँ यार मुझे तो नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि ये तो थर्ड ईयर में आ चुके हैं और मैं तो कॉलेज ड्रॉप करके बैठी हूँ। मम्मी पापा भी कभी कभी इस तरीके से हल्के से बोल देते थे, है ना, चुभ जाती है भाई, बहुत ज्यादा बात चुभ जाती है और फिर बाद में बुरा भी लगता है। लेकिन आज देखो, जो हमारे कॉलेज की टॉपर थी, ठीक है, वो मेरे फिजिक्स के लेक्चर जिसके अंदर मैंने लॉग और एंटी लॉग सिखाया था ना, बिकॉज उसको काफी टाइम हो गया था, मेरे लेक्चर्स के वाया जिसमें मैंने लॉग और एंटी लॉग सिखाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसने मुझे मैसेज किया हुआ था क्या ये इस लेक्चर में लॉग और एंटी लॉग पूरा कवर्ड है। तो इट इज ओनली अबाउट टाइम, आप अपनी जर्नी के ऊपर चलिए। हर इंसान की जर्नी अलग है, हर एक इंसान की जर्नी अलग है। तुमने कुछ सपना देखा है, उस इंसान ने जिसके बारे में तुम अपने दोस्तों के बारे में बात करें, उसने कुछ सपना देखा है। अब अगर मैं एक जगह मैगी बन रही है, दूसरी जगह कढ़ाई पनीर बन रहा है, ये क्या एक्सपेक्ट, अब कढ़ाई पनीर ऐसे थोड़ी फील करेगा कि यार मैगी तो 5 मिनट में बन गई, भाई यार मुझे तो 1 घंटा लग जाएगा। चीजें अलग हैं। रिलेटिव को क्यों, रिलेटिव्स को कैसे इग्नोर करें, जैसे और चीजें इग्नोर करते हो, जैसे कि अभी ये जो मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई हैं कि भैया इस तरीके से तुम लोगों को पढ़ाई करनी है, एक दो चीजें तो तुम भी इग्नोर करोगे, वो तो तुम लोगों से बड़े बहुत बढ़िया तरीके से इग्नोर हो जाते हैं। तुम क्या मेरी सारी बातें मानते हो, अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानते हो, वो कैसे इग्नोर करते हो? रिलेटिव्स तुमसे इग्नोर हो नहीं रहे, जो तुम्हें मे बी, चलो अगर बहुत ही ज्यादा तुम्हारा सोशल सर्कल है ऐसे फैमिली वाला, जो एक हफ्ते में एक बार दिखते हो तुमसे, वो नहीं इग्नोर हो रहे, हमारी बातें इग्नोर हो जाती हैं। ये बातें भाड़ में जाए, मतलब ऐसे नहीं भाड़ में जाए, ऐसे मैं डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोल रही, बट तुम समझ रहे हो क्या लेना देना है। मैं तो अब अपना एक्सपीरियंस से ही मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता सकती हूँ, ठीक है। जब मैं अगेन नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और तब मैं गांव में रहती थी, फैमिली मेरी लुधियाना से गांव में शिफ्ट हुई थी, तो वो जो 2 साल मैंने वहां पर गांव में गुजारे हैं, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है ये जो आजू बाजू और ऊपर से गांव में, तुम्हें पता नहीं है गांव में किस तरीके से बातें होती हैं कि मतलब लड़की ने कॉलेज क्यों छोड़ दिया, कुछ हो गया था, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर सी हो गई है, बीमार है, इसका हुआ नहीं सिलेक्शन। ये तो बड़ा पढ़ती थी, क्योंकि मैं बाहर बालकनी में बैठ के पढ़ती थी, मतलब बहुत बड़ा बरांडा है हमारा, वहां पर ऐसे खटोला डाल के उसके ऊपर अपने बुक्स रख देती थी, बढ़िया पेन वेन लेके, वहां पर बहुत अच्छा शाम को मौसम होता था, 4 से लेके 7 बजे तक वहां पर पढ़ती थी। बोलते थे, बोलते थे। और जितने भी अब बोलते थे उसके सारे के सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और उनके माँ बाप उनके बच्चों को बोलते हैं कि यार इस जैसा कुछ करो। ये बातें, है ना, अपने अपने ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रही हूँ, अपने ऊपर सिर्फ विश्वास रखो। बोलती बंद टाइम के साथ होती है, सिर्फ मेहनत से भी कुछ नहीं होता बच्चों। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करो, आपको पेशेंट रहना ही रहना पड़ेगा। जो मैं अब जैसे मान लो एक औरत है, ठीक है, अब कुछ 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 हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो दोबारा से कुछ 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 करने से ऐसा थोड़ी बच्चा 9 महीने की जगह 6 महीने में पैदा होगा।
फिर दोबारा से कुछ करने से 6 महीने की जगह 3 महीने में पैदा होगा, जो 9 महीने का तुम्हारा टाइम पीरियड है, उसके बाद ही पार्चुरेशन होगी, उससे पहले तो नहीं हो सकती। तो जो चीज़ जितना टाइम लेगी वो तो उतना टाइम लेगी ना, तो थोड़े से चिल रहो, है ना? थोड़े से चिल रहो, चीज़ों को लेट गो करना सीखो कि भाई हटा सावन की घटा, हम बता देंगे तुम्हें। बायोफ्लेक्सिंग, चलो किसी ने तो नोटिस किया, मैंने डिलीवरी नहीं बोला, जानबूझ के पार्चुरेशन बोला। हाँ, ऐसे ही थोड़ी सी हंसते खेलते रहा करो। मैम कभी कभी पेरेंट्स की बात चुप जाती है, लाइक तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, एंड मैम इट हर्ट्स, कभी कभी उनके अनइंटेंशनल बात लग जाती है काफी टाइम के लिए। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तुम देखो ना, जितना ज्यादा कोयले को आग में तरसो, उतना ही ज्यादा अच्छे से निकल के आते हैं, उतना ही अच्छा डायमंड बनेगा ना। तो बढ़िया बात है, इस हर्ट को फिर पॉजिटिव, देखो हमारे इमोशंस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो उस इंसान के ऊपर होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मुझे अपने मम्मी पापा की कोई बात चुभ गई, अब वो मेरे ऊपर है, मैं उन इमोशंस को अपनी लाइफ में कैसे चैनलाइज कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि यार मेरे मम्मी पापा को ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, अब तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं, अब तो मैं पढ़ूंगी नहीं, अब मैं इनको बताऊंगी, ठीक है। अगर इनको लगता है ये मेहनत करना काफी नहीं है, ठीक है, 8-8 घंटे मेहनत करना काफी नहीं है, तो अब मैं कल से 4 घंटे पढ़ूंगी और फिर उनको बताऊंगी ना मेहनत करना क्या होता है। एक ये चैनलाइज हो गया, तो मैंने फ्रस्ट्रेशन को एंगर में चैनलाइज कर दिया। एक ये रिएक्शन भी तो हो सकता है कि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आई कि यार मम्मी पापा ने ऐसे कैसे बोला, और मैं अब फिर बाद में ज्यादा कर रही हूँ, ज्यादा कर रही हूँ उनको गलत प्रूफ करने के लिए नहीं, लेकिन उनको ये दिखाने के लिए कि मेरी कैपेबिलिटीज आपको जितना लगता है ना उससे ज्यादा है। और अगेन बात सिर्फ पेशेंस की है, तुम्हारे पता है दिक्कत ये होती है, तुम जिस उम्र के बच्चे हो ना, दिक्कत ये होती है तुम्हें जवाब आज देना है, कुछ कुछ चीजों का जवाब आज नहीं दिया जा सकता। मैं बोल तो रही हूँ, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, ये तुम्हें पता नहीं कितने लाइफ लेसन दे जाएगा अगर तुम इसको प्रॉपरली अप्रोच करोगे तो। कुछ कुछ चीजों का जवाब आज नहीं दिया जा सकता, कुछ कुछ चीजों का जवाब नी 2026 के बाद ही दिया जा सकता है। उससे पहले जब तुम जवाब ही नहीं दे सकते तो उस सवाल के बारे में फिर बातें क्या करनी है। तुम एक बात बताओ, जेई के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? हाँ, जेई के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम? मैथमेटिक्स के क्यों, क्यों नहीं कर रहे? जेई के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे क्यों? काम का नहीं है। तो जब आप इतने समझदार नॉर्मल लाइफ में हैं, तो वो समझदारी आपकी घास चरने जाती है जब ऐसी चीजें आती कि इररेलेवेंट जो है, जैसे कि अगर आज किसी सवाल का मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो वो इररेलेवेंट है। जिस चीज का जवाब मैं नीट 2026 के बाद ही दे पाऊंगी, आज जो इररेलेवेंट है क्योंकि मैं उसका जवाब दे ही नहीं सकती, तो फिर क्यों सोच रहे हो? किसी के बच्चे के दिमाग में भी आया है कि हम लोग जेई के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें? नहीं आया ना, फिर ये क्यों आता है? दी डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें? डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें? पता नहीं यार, मैं तो आज तक नहीं कर पाई, मेरे पास नहीं है जवाब इस चीज का। तुम लोगों ने देखा होगा क्लास लेते टाइम भी कभी कभी जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस देती हूँ मैं तो फोन यूज कर लेती हूँ। द प्रॉब्लम इज नॉट डिस्ट्रैक्शंस, इट इज वो डिस्ट्रैक्शन कितने टाइम तक आ रहे हैं। पता नहीं तुम बच्चों में से कितने बच्चे मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते। मेडिटेशन का मतलब डिस्ट्रैक्शंस ना आना नहीं होता। जब भी आप इस तरीके से सीधे बैठे होते हैं, ठीक है, आंख बंद करके कोई भी चीज चैंट कर रहे होते हैं या फिर अपने ब्रेथ वर्क के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, तुम इसको ऐसे समझो कि अगर तुम बैठे हुए हो, ठीक है, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, आगे रोड है, बसेस निकल रही हैं, ठीक है, बसेस का आना जाना डिस्ट्रैक्शन है, तुम बस पे चढ़ो मत ना। मेडिटेशन का भी सिर्फ ये पॉइंट है, बसेस तो आती जाती रहेंगी, तुम्हें बस चढ़ना नहीं है उसके ऊपर।
तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुमने रियलाइज कर लिया हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, दोबारा से बैक टू नॉर्मल, उस बस पे चढ़ो ही मत। समझ रहे हो? हाँ, जैसे कि मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से तुम्हारा दिल कर गया कि ओ यार, सुनील की बहुत ज्यादा याद आ रही है, ठीक है, मैं उससे बात कर लूं क्या? ठीक है, नॉर्मल थॉट है, दोबारा से पढ़ने लग जाओ। और फिर जैसे वो जो तुम्हारा 5-10 मिनट का ब्रेक है, बात कर लो। चीजें बहुत सिंपल है, बस तुम लोग इस जर्नी में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन है कि ये कैसे करे, वो कैसे करे, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसे कर रहा है, यहाँ से तो हमें ये एडवाइस मिल रही है। इट इज वेरी सिंपल। हाँ हाँ, टाइमिंग्स का मैं बता देती हूँ। पलक 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 ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है क्लास की टाइमिंग्स के बारे में। तो अभी हमारी 4 बजे वाली क्लास के बाद ही मैंने अरविंद सर को कॉल किया था, जो मैनेज करते हैं हमारी नीट की कैटेगरी को। तो मैंने उनको बोला कि हमारी जिस तरीके से डिस्कशन हुआ था, तो अब क्लासेस मंडे से मैं 6 बजे लूंगी। तो उन्होंने बोला है कि मैम एक दिन और रुक जाओ, सिर्फ मंडे को 8 बजे ले लो, ट्यूसडे से आपके क्लास का टाइमिंग 6 PM हो जाएगा। कल क्यों क्लास अच्छा, हमारी आज की क्लास नहीं हुई, मैं बता दूंगी तुम लोगों को, ग्रुप के ऊपर बता दूंगी, है ना, कि कल अगर क्लास होती है तो किस टाइमिंग के ऊपर होती है। बाकी सिर्फ मंडे मंडे को रात को 8 बजे क्लास है, और फिर ट्यूसडे से हमारी 6 बजे क्लासेस जैसे हम लोगों ने सोची थी वैसे हो जाएगी। द रिलेशनशिप ड्यूरिंग नीट इज गुड और बैड? तुम्हारी उम्र में वो जिसको तुम रिलेशनशिप मान रहे हो, देखो, जब एक जो बड़ों का रिलेशनशिप होता है ना, जैसे कि जब मान लो तुम 25 साल के हो जाओगे, फिर तुम जिस रिलेशनशिप में आओगे, और अभी तुम जो 18 साल के हो फिर जिस रिलेशनशिप में आ रहे हो, दोनों में दिन रात का डिफरेंस है। इस टाइम पे मैं तुम्हें सच में सजेस्ट कर रही हूँ, एंड आई नो तुम लोग इग्नोर करोगे, जिसको करना है वो करेगा, बट इस टाइम पे रिलेशनशिप का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, जिस इंसान ने खुद को नहीं संभाला है, जिस इंसान से खुद की नीट की प्रिपरेशन नहीं संभल रही है, ठीक है, वो रिलेशनशिप भी संभाले, मतलब भूखा अपने ही मुंह से निवाला निकाल के किसी और के मुंह में डाले? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तो यार तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, या फिर तुम आंटी की तरह भी देखना चाहो, जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप, जैसे भी तुम लोग मुझे देखते हो, यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद मी। मैं तुम लोगों को सही में बता रही हूँ, इस टाइम के ऊपर अगर कोई बच्चा है रिलेशनशिप में, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ब्रेकअप करो, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ अगर ठीक चल रहा है कि हाँ भाई, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बाकी ज्यादा भड़क नहीं होती हमारे बीच में, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये ना हो कि अभी कोई 1 महीने के बाद रिलेशनशिप में आए। अगर तुम्हारा, अगर सिंगल हो, सिंगल रहो, अपना नीट का एग्जाम क्रैक करो, ठीक है, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, बिकॉज अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, पहला कॉम्पिटेटिव पड़ाव है तुम्हारी पूरी लाइफ का। आप इतना डिजर्व करते हैं, आप खुद ये डिजर्व करते हैं कि आप अपने आप को इतना टाइम दें कि जो पहला पड़ाव है, आप कॉम्पिटेटिव पड़ाव है आपके जीवन का, आप उसमें बिल्कुल टाइम दें। सिंगल, हाँ सिंगल तो हो गई, तुम में से ऐसा कोई चार्मिंग है भी नहीं, सिंगल ही है वो, सब सब सिंगल हो, पता है मुझे, कोई यहाँ पर रिलेशनशिप में नहीं है, कोई नहीं पटता तुम लोगों से, ठीक है, कोई नहीं, पर्सनालिटी को बाद में सुधार लेना तुम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए जैसी पर्सनालिटी है ना, वैसी पर्सनालिटी के साथ पढ़ो ले, और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? थोड़ा ठीक लग रहा है बच्चों बात करके? अब सारी बातें तो आज नहीं हो पाएंगी, ऐसे सेशंस तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है, ऐसे सेशंस लेना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जहां पर तुम लोगों से थोड़ी सी बात कर पाऊं, है ना। ज्यादा बिचल जाते हो तुम लोग, बुदम से हो ना, आईक्यू थोड़ा सा, यू नो दी व्हाट इज व्हाट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुदम हो लेकिन मेरे ही हो, तो थोड़ा सा आई एम होपिंग रिलीव्ड फील कर रहे हो,
है ना? ये जो थोड़ी सी रिलीफ वाली फीलिंग है, इसको क्लिंग करके रखो जब तक हमारा नेक्स्ट सेशन नहीं होता है। तुम लोग देखो, तुमसे सब है। तुम जब कलेक्टिवली सब बोल दोगे दी ऐसा एक और सेशन रख दो, मैं रख दूंगी। तुम्हें लिटरली आज सबको सिर्फ एक बार हाँ ही बोलनी पड़ी ना, हो गया ना सेशन। आज नहीं होता तो कल हो जाता। तो मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बोल रही हूँ, आई एम हियर। तो ऐसा एक और सेशन रख लेंगे, लेकिन अब ये जो छोटा सा तुम्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के जो सवाल मिले हैं ना, वो काफी हैं कि तुम्हारे नेक्स्ट के 2-3 हफ्ते बिल्कुल बढ़िया तरीके से जाएं। फिर कुछ और सवालों के जवाब दे दूंगे, फिर और ऐसे 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, कम फिक्र करें। ठीक है? इररिलेवेंट क्वेश्चंस को दिमाग के अंदर ना आने दें। अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें। ठीक है? दूसरों के कर्मों के ऊपर, दूसरों की लाइफ के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। मेरे पापा ने मुझे एक चीज जरूर सिखाई है कि बेटा, जिस राह नहीं चलना ना, उस राह का रास्ता भी नहीं पूछते। तो अगर तुम्हें दूसरे का जीवन नहीं जीना है, तो दूसरे को कैसा लगता है, उसकी लाइफ किस तरीके से चल रही है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, शुड नॉट बी योर कंसर्न। अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, अपनी परिवार की लाइफ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है? कलेक्टिवली ग्रो करो, बस यही मंत्र है। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर बच्चों, टेक केयर, बाय।